क्या कभी किसी ने सोचा है कि लाखों साल पहले फटे एक भयंकर ज्वालामुखी का हम्म। सीधा असर आज की गन्ने की पैदावार पे कैसे पड़ सकता है? मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं। हाँ, और जब लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा के भारी भरकम सिलेबस में उलझते हैं ना, हम्म। तो अक्सर ऐसी दिलचस्प कड़ियां छूट ही जाती हैं। आज की इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हमारे पास छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के बेहतरीन नोट्स हैं। बिल्कुल। और आज हम बिना कुछ रटे राज्य की मिट्टियों के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं, ताकि एग्जाम्स के लिए दिमाग में एकदम स्लाइड वाले नोट्स बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जो राज्य का डिफॉल्ट वॉलपेपर है। डिफॉल्ट वॉलपेपर मतलब जो हर जगह है? हाँ, मेरा मतलब है लाल पीली मिट्टी। ये छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 55% हिस्से में छाई हुई है, जिसे स्थानीय भाषा में मटासी कहते हैं। अरे, इतनी प्रचुरता देखकर तो किसी को भी लगेगा कि ये खेती के लिए सबसे बेहतरीन और उपजाऊ मिट्टी होगी। क्या ऐसा है? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा का मतलब सबसे उपजाऊ बिल्कुल नहीं होता। मटासी का जो पीएच मान है ना, वो लगभग 6.8 होता है। 6.8 मतलब विज्ञान की भाषा में ये हल्की अम्लीय है, यानी एसिडिक है। एकदम सही। रुको रुको, अगर ये अम्लीय है तो फिर यहाँ धान इतना ज्यादा क्यों उगाया जाता है? क्या धान को एसिडिक मिट्टी पसंद है? सटीक पकड़ा। असल में धान की फसल हल्की अम्लीय मिट्टी को बहुत अच्छे से सह लेती है, और इसका जो लाल पीला रंग है ना, वो फेरस ऑक्साइड की वजह से है। ओहो, लोहे के कारण। हाँ, जब मिट्टी में मौजूद लोहे के यौगिकों में पानी मिलता है तो वो पीला दिखने लगता है। अच्छा। और जब वही मिट्टी सूखकर ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, यानी उसका ऑक्सीकरण होता है, तो वो लाल हो जाती है। नहीं, वाह, मतलब पानी और लोहे का खेल है पूरा। अब अगर धान के लिए मटासी परफेक्ट है, तो गन्ने और कपास जैसी भारी फसलों का क्या? उनके लिए दूसरी मिट्टी है। हाँ, नोट्स में पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर कन्हार या काली मिट्टी का जिक्र है, लेकिन इसके बारे में एक बड़ी अजीब बात लिखी है। कैसी अजीब बात? यही कि यह गीली होने पर गूंद की तरह एकदम चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी सांस ले रही हो। यह इसके रासायनिक ढांचे का कमाल है। कन्हार की जल धारण क्षमता राज्य में सबसे ज्यादा होती है। मतलब यह पानी बहुत सोखती है? बिल्कुल। पानी मिलने पर इसके कण गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन जब धूप से पानी भाप बनकर उड़ता है तो मिट्टी बुरी तरह सिकुड़ती है। और उसी सिकुड़ने से वो दरारें बन जाती हैं। समझ गया। और इसका जो एकदम गहरा काला रंग है, नोट्स में इसके लिए एक भारी भरकम शब्द है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। यह नाम थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन यह असल में लोहा और टाइटेनियम का एक यौगिक है। इसे ऐसे समझिए कि यह प्रकृति का अपना ब्लैक डाई या काला रंग है, जो ज्वालामुखी की बेसाल्ट चट्टानों से टूटकर मिट्टी में मिला है। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, इस मिट्टी का पीएच मान 7.6 होता है। 7.6? इसका मतलब ये क्षारीय या एल्केलाइन है। अब जाकर कड़ियां जुड़ रही हैं। कैसे? क्योंकि गन्ना और कपास जैसी फसलों को पनपने के लिए अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय माहौल चाहिए होता है। इसीलिए कन्हार उनके लिए परफेक्ट है। एकदम सही। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब अलग-अलग गुणों वाली ये मिट्टियां आपस में मिल जाती हैं। जिसे हम डोरसा कहते हैं। अगर मटासी हल्की अम्लीय है और कन्हार क्षारीय, तो क्या डोरसा इन दोनों की स्मूदी की तरह काम करती है? स्मूदी, ये उदाहरण बहुत बढ़िया है। तो क्या इसका पीएच मान इन दोनों के बीच में आके न्यूट्रल हो जाता है? ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष है। डोरसा में दोनों मिट्टियों के गुण होते हैं और इसका पीएच 6 से 7.5 के बीच झूलता रहता है। सही है। लेकिन परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा उलझाने वाला हिस्सा सिर्फ मिट्टियों का मिश्रण नहीं है, बल्कि स्थानीय ढलान के आधार पर उनका क्रम है। अरे हाँ, उत्तरी छत्तीसगढ़ में टिकरा, छावर, गाछावर, बारा और दक्षिण में मरहान, टिकरा, माल, गाभर। लोग इन्हें रटने के लिए अजीब अजीब शॉर्टकट बनाते हैं जो परीक्षा के दबाव में भूल जाते हैं। क्योंकि वे इसके पीछे का प्राकृतिक मैकेनिज्म नहीं समझते। सोचिए, जब बारिश का पानी पहाड़ी की चोटी से नीचे घाटी की तरफ तेजी से गिरता है तो मिट्टी के साथ क्या होता होगा? पानी अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाएगा। और शायद भारी या बड़े कंकड़ पत्थर ऊपर ही छूट जाएंगे। एकदम सही। जबकि बारीक और उपजाऊ मिट्टी बहकर नीचे घाटी में जमा हो जाएगी। बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण खुद मिट्टी की छटाई कर रहा है, इसलिए ऊंचाई पर हमेशा कम उपजाऊ कंकरीली मिट्टी मिलेगी, जैसे बस्तर की पहाड़ियों पर मरहान या सरगों पर मरहान या सरगुजा में टिकरा। और सबसे नीचे? हाँ, सबसे नीचे
घाटियों में गहरी, नमी वाली और उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, जैसे बहारा या गाभर। ये तो बहुत ही आसान है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऊंचाई का मतलब कंकड़ पत्थर और नीचाई का मतलब उपजाऊ मिट्टी। बस ये याद रखना है कि उत्तर और दक्षिण में इनके स्थानीय नाम क्या हैं। हाँ, और यही समझ आपको किसी भी एमसीक्यू परीक्षा में विकल्पों को सही तरीके से छांटने में मदद करेगी। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक बार में क्विक रिवीजन की तरह देखें, मटासी यानी लाल पीली अम्लीय मिट्टी जो धान के लिए है, हाँ, कन्हार यानी एल्कलाइन काली मिट्टी जो गन्ने के लिए है। और डोरसा इन दोनों का मिश्रण है। साथ ही ढलान ये तय करती है कि कौन सी मिट्टी कहाँ टिकेगी। बिल्कुल। और इन सब के पीछे की वजह है लाखों सालों का भौगोलिक बदलाव और चट्टानों का टूटना। और यहीं से हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। जो कन्हार मिट्टी आज गन्ने और कपास की बम्पर पैदावार से अर्थव्यवस्था को चला रही है, वो बेसाल्ट लावा चट्टानों से बनी है। हम्म। तो क्या लाखों साल पहले हुए उन भयंकर ज्वालामुखी विस्फोटों ने ही आज के फसल पैटर्न और हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी थी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की डीप डाइव।